इथिक्स को पेपर को हम लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं कि ठीक है हो जाएगा, क्या ही है, महात्मा को पढ़ना है, बुद्ध जी को पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, आंसर लाना नहीं है। आपने एक बात कही थी कि 7-8 साल लगे, तो मैं इसको संघर्ष नहीं मानता, दरअसल ये प्रोसेस है। अगर इस चीज को अगर हम संघर्ष मानते हैं तो इसको हम तब देखते हैं कि यार मैं कितना पीछे हूँ। हम अपने पीयर्स को देखते हैं वो कितना आगे निकल चुके हैं, शायद वो उनकी तैयारी नहीं करने का मन था तो वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी अवेयर हो गए आपसे। हो सकता है आपकी उतनी कैचिंग कैपेसिटी ना हो, आप जो चीज पढ़ते हैं उसको रिटेन करने में समय लगता है, तो हर चीज की कैपेबिलिटी तो है। तो इस चीज को आप अच्छे से जांच परख लें, उसके अनुसार ही अपने आप को कंपेयर करें। अगर उसमें भी कमी नजर आ रही है तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ और लेकिन मैंने अपना माध्यम इंग्लिश चुना एग्जाम के लिए। तो मैं प्रिपरेशन भी इंग्लिश मीडियम से शुरू किया। पहले कठिनाई आई, लेकिन हम लैंग्वेज को हटा नहीं सकते हैं। आज की ये नीड है कि आपको इंसानी चाहिए। हिंदी माध्यम का चयन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हालांकि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम थे, लेकिन शायद मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी तो इसकी वजह से मुझे सफलता मिल गई। क्या बुक लिस्ट अगर आप थोड़ा शेयर कर पाए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को कैसे आप मेंटेन करते हैं? करंट अफेयर के साथ पूरे एग्जामिनेशन को कैसे होलिस्टिक तरीके से क्लियर किया जा सकता है? क्योंकि हमारे खासतौर पर चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो, बच्चा करंट अफेयर को लेकर के बहुत परेशान रहता है, तो कैसे आप टैकल करते हैं? क्योंकि मेंस है क्या, मेंस सिर्फ लिखने की कला नहीं, मेंस एनरिचमेंट की कला, वैल्यू एडिशन की कला। अगर आप एक टेम्पलेट से आप सोचते हैं कि आंसर लिख देंगे, शायद आपके लिए वो रैंक ना ले पाए। आप पेपर कर ले जाएंगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पर। आप सभी आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं इनके साथ मेरा रिश्ता केवल एक शिक्षक छात्र या संस्थागत नहीं है। इनके साथ मेरा रिश्ता कुछ यूं है कि समझिए कि एक स्टूडेंट जोन में जब हम उतरते हैं और शिक्षा लेने के लिए पहली बार विद्यालयी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बात कर रहा हूं जिनको मैं स्कूल के टाइम से जानता हूं। और जानता ही नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ खेले, एक ही टिफिन में भोजन किए हुए और एक दूसरे के साथ हथकड़ियां करते हुए बड़े हुए हैं, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों से परिचित हैं। और आज आप मिलने जा रहे हैं विवेक गुप्त जी, आपके सामने हैं, प्रयागराज से आते हैं और ये खुद बताएंगे आपको कि इनकी रैंक क्या है। सर, क्या रैंक प्राप्त हुई आपको? मेरी 25वीं रैंक है। 25 रैंक है। और क्या पोस्ट मिल रही है आपको? मुझे सब रजिस्ट्रार पोस्ट मिली हुई है। सब रजिस्ट्रार की पोस्ट मिल रही है। और विवेक गुप्त जी से आज हम जानेंगे हर वो जेन्युइन चीजें जो एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम कोई भी संस्थागत चर्चा नहीं करेंगे। हमने इस बात को बहुत वरीयता दी कि जो वास्तविकता है, विवेक जी आप कोशिश करिएगा कि वही बताइएगा। और अब मजे की बात यह है कि मैं भी विवेक हूँ और ये भी विवेक है। मुझे याद आ रहा है कि स्कूल में हम लोग का रोल नंबर आगे पीछे हुआ करता था। बोर्ड एग्जाम भी साथ में ही दिए थे, एक ही रूम में। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शुभकामना स्टडी आईक्यू की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। और मेरे लिए दुगनी खुशी की बात है कि मेरा मित्र, मेरे पहचान का एक व्यक्ति जो है इस पोस्ट तक, इस गरिमामयी पद तक पहुंचता है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख करके। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा व्यूअर्स को भी बताइए। कैसा? पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके साथ इंटरेक्ट करने में, क्योंकि मैं स्कूल के बाद उतनी मुलाकात हो नहीं पाई हमारी आपके यहाँ। और नियति देखिए कि भगवान कैसे मिलाना चाहता है ना। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं संस्था को भी जो है पूरी तरह से नतमस्तक हूँ, क्योंकि इन्होंने हेल्प की है मेरी जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक क्रेडिबल सोर्स के रूप में काफी अच्छा मेरा मार्गदर्शन हुआ है, क्लासरूम के तौर पर, मेंटर के तौर पर। हाँ, हर तरीके से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं आप लोगों की तरफ से जो मुझे सवाल मिले हैं मैं वो पूछता हूँ। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, जिसमें आप अपने पेरेंट्स के बारे में, कहाँ से आप आते हैं, किस तरह से स्कूलिंग हुई आपकी, ग्रेजुएशन कैसे किया, कहाँ से किया, और इस तैयारी तक की पूरी सफर को अगर आप ब्रीफ कर पाए तो अच्छा लगेगा। मूलतः तो मैं प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का मतलब मेरा मूल ग्राम तो वही है, बागराय थाना क्षेत्र में मेरा घर है। और लेकिन शिक्षा दीक्षा मेरी जो है पहले कुंडा में हुई, उसके बाद मैं यहाँ प्रयागराज में ज्वाला देवी इंटर कॉलेज जो कि सिविल लाइंस में है, वहाँ से हमारी शिक्षा कंप्लीट हुई। का स्कूल है, बहुत ज्यादा अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन तो काफी रहा, बहुत अच्छा रहा और वो चीजें काम आई है ना। मेहनत करने में काम आया, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम आया। तो सारी चीजें लगती हैं उस वक्त कि क्यों ऐसा थोपा जा रहा है, लेकिन वो बड़ी जेन्युइन थी। ये बाद में आपको रियलाइज होता है। और उसके बाद फिर मैंने इंटर के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी कंप्लीट किया। 2017 में कंप्लीट हुई वो मेरी। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद मैंने यूपीएससी करने का सोचा था और मैंने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है।
तो फिर मैंने पीसीएस एग्जाम की तरफ स्विच कर दिया। तो 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन मुझे सफलताएं 2020 से लेकर 23 तक नहीं मिली। मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस पीसीएस में भी। अच्छा, लेकिन 2024 में और बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा साथ दिया और इस बार मैं फाइनल लिस्ट में जगह बना पाया। अच्छा, क्या ये पहला अटेम्प्ट है जिसमें आपने मेंस लिखा या इसके पहले आप मेंस लिख चुके? नहीं, ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था। अच्छा, इसके पहले आपका प्रीलिम्स ही रुक जाता है? प्रीलिम्स मेरा 5वां है। देखिए, इससे बहुत ज्यादा सीख मिलती है। इसके पहले भी एक यूपीएससी की रैंक आई थी, कोई महिला थी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आपको ध्यान है तो बताइएगा, जिनका 5वें अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ था और फर्स्ट रैंक लाई थी यूपीएससी में, वो इलाहाबाद की थी। हाँ, उनका नाम मुझे फर्स्ट रैंक एग्जैक्टली ध्यान मुझे भी नहीं आ रहा है। और प्रयागराज की रहने वाली हैं। अच्छा, मजेदार बात, जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी पूरी तैयारी मेंस ओरिएंटेड रही है, कि जिस दिन निकला मैं मेंस में बैठूंगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जी। और ये हमारे व्यूअर्स को मैं बार बार बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ, और आपके द्वारा भी ये चीज पहुंचेगी कि आप अगर मेंस प्रिपेयर्ड है, आपको लिखने की शैली विकसित कर चुके हैं, तो बाई एनी चांस 1-2 नंबर से या कुछ क्वेश्चन से अगर आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, आपका रैप्यूट होता दिमाग नहीं इसलिए रुक रहा है, या बाई एनी चांस लकीली आपके साथ कुछ दिक्कत रही हो, करंट अफेयर किसी टाइम पे अच्छा ना तैयार रहा हो, या मे बी शायद हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी कहीं पे भी वीकनेस रह सकती है, लेकिन जब आप मेंस तक पहुंचे तो आपने फाइनल सिलेक्शन तक का सफर तय किया। थोड़ा बताइए कि कैसे प्रिपरेशन करते थे आप, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को सब एक साथ, मेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी कैसे अपनाते थे, क्या बुक सोर्स रहे आपके, थोड़ा सा बताइएगा। शुरुआत में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, तो उससे मुझे एक हेल्प मिला कि करना क्या है, तैयारी कितनी करनी है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ, और लेकिन मैंने अपना माध्यम इंग्लिश चुना एग्जाम के लिए। तो मैं प्रिपरेशन भी इंग्लिश मीडियम से शुरू किया। पहले कठिनाई आई, लेकिन हम लैंग्वेज को हटा नहीं सकते हैं। आज ये नीड है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। तो कभी कभी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे इस चीज को थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही जब एक बार बेस तैयार हो जाता है आपका, तो फिर आपको पता होता है कि आपको करना क्या है। सभी बताते हैं और ये सच भी है कि आपको पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करना है, आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए अपनी शैली विकसित करनी होगी जो कि आपकी ओरिजिनल हो। ये नहीं, कितना टाइम लग गया था लगभग मेंस तैयार करते करते आपको? मेंस तैयार करने में आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे, अगर आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ लिए हैं। एक डिटेल आपको 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उसके साथ ही उस शैली को विकसित करने के बाद आप उसको बराबर पॉलिश करते रहते हैं, तो आप हमेशा कंफर्म नहीं होते हैं कि एकदम सही है। आप बहुत सारी सुधार करते रहते हैं समय के साथ साथ। तो कोई समय सीमा ना बांध करके अपनी क्वालिटी पे काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा एक चीज और क्लियर करिएगा कि मेंस लिखने के लिए जो शुरुआती चरण है, जैसे आप अपने एकदम उस एक्चुअल पॉइंट को बताइए कि जैसे पहली बार आपने जब सोचा कि मुझे मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपने पहला क्वेश्चन उठाया, तो कैसे आपने उसको हैंडल किया? पहली बार लगा होगा कि टफ है, मुझे नहीं आ रहा है, या फिर मैं उस तरह से आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह की मुझे जरूरत है, तो कैसे आप टैकल किए इसको? पहली बार जब मैंने अपना आंसर राइटिंग शुरू किया, क्योंकि मैंने माध्यम चेंज कर रखा था, मुझे इंग्लिश समझ में तो आने लग गई थी, लेकिन लिखने में मेरे हाथ कांप रहे थे, राइटिंग स्किल डेवलप नहीं थी। तो उसकी वजह से मुझे बड़ा रोना भी आता था कि मैंने गलत किया, क्या ये डिसीजन ही गलत हो गया पूरी तरीके से। कई बार ऐसा लगा कि मैं अपना माध्यम चेंज ही कर देता हूँ, लेकिन मैंने कोचिंग कर रखी थी, समझ में सारी चीजें आती थी, पढ़ने में अच्छा लगता था, लेकिन उस चीजों को सुधार करते करते अंततः आप पा लेते हैं उस चीज को जैसा आपको चाहिए होता है। तो परसिवरेंस रहना चाहिए आपको। क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि आप कैसे आंसर राइट शुरू करें? और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं जनरली आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, और मुझे विश्वास भी है कि आपका आंसर एकदम करेक्ट निकलेगा, हिंदी माध्यम का चयन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितना जो हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको भी जरा सा ये स्पष्ट करिएगा कि आप अगर मेहनत करें तो कैसे करें, और आपकी सफलता सुनिश्चित भी कर सकते हैं। ये हवाबाजी मात्र है कि माध्यम से चयन होता है, चयन विद्यार्थी का होता है, माध्यम के नहीं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम लोग साथ में पढ़े, और हिंदी मीडियम में भी हम लोग घोर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, जहां अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करना भी एक निंदा का विषय हो जाता था, जहां पर दिन भर हम शुरू से लेके शाम तक जो है गुड मॉर्निंग भी हम लोग नहीं बोलते थे, जहाँ तक ध्यान है विश्व प्रभात शब्द का प्रयोग करते थे। तो ऐसे स्कूल से निकल करके आप इंग्लिश माध्यम का चुनाव भी करते हैं, सफलता भी अर्जित करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को जरा सा बताइए कि कैसे ये अब वो कैसे कर सकते हैं इस चीज को। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ज्वाला देवी हिंदी मीडियम का तो स्कूल था, लेकिन वहाँ की जो इंग्लिश की फैकल्टी थी, मुझे लगता है किसी भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल से अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छी फैकल्टी थी, क्योंकि वो ग्रामर पे बहुत काम करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वो ग्रामर था, बोलना और पढ़ने में बहुत अंतर होता है, एक्सपोजर उस तरह का एक्सपोजर मिल नहीं पाता, क्योंकि आप बराबर आप हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं और लिखने की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती। आप
उस समय तो बचपन में हम लोग रटते हैं, रट के ही लिख देते हैं, तो चीजें वैसी रही। तो मैं ये कहूंगा कि हिंदी माध्यम के लोगों को अपनी चीजों को क्रिस्प रखना चाहिए, है ना, क्योंकि हिंदी एक ऐसा भाषा है कि आप बिना पेन उठाए लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। इंग्लिश में ऐसा है कि आपको स्पीड मिल जाती है, तो इस पे काम करना होगा। और पहले भी चयन होते रहे हैं, पीसीएस तो वैसे भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप किस पे लैग कर रहे हैं, क्या आप कंटेंट पे लैग कर रहे हैं कि आपकी स्पीड ही धीमी है। तो आप सही तरीके से सही स्ट्रेटजी बना के इस चीज को सही किया जा सकता है। कितना पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा आपने, कितने मॉक लगाए होंगे लगभग प्रीलिम्स और मेंस मिला के? 2024 के समय तो मैं मॉक ही देता था। मार्केट से अगर मैं मॉक खरीद लूं तो मैं सुबह से शाम से मॉक ही लगाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किताब से बहुत ज्यादा वैल्यू एनरिचमेंट नहीं कर पाऊंगा अपना। तो मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा मॉक्स लगाता था। साथ ही संयोग ऐसा रहा 2024 का जो पेपर था ना, वो बहुत ज्यादा लेंदी आया, तो उसकी वजह से मेरी स्पीड अच्छी थी। जहाँ पे लोगों के द्वारा मैंने सुना कि उन्होंने एक बार भी पेपर पढ़ नहीं पाए, मैंने 3 बार उसको पढ़ा और अपने ओएमआर को मिलाया, तो मेरे लिए वो अच्छा रहा। हालांकि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम थे, लेकिन शायद मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, तो इसकी वजह से मुझे सफलता मिल गई। अच्छा, क्या 2025 का भी मेंस आप लिख रहे हैं? लिख रहे थे? नहीं, इस बार मेरा चयन नहीं हो पाया। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं हो पाया? नहीं हो पाया था। ओके, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2024 का आपने मेंस लिख करके फाइनल सिलेक्शन लिया, लेकिन 2025 के प्रीलिम्स में कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये गारंटी नहीं हो सकती कि कोई विद्यार्थी बार बार ही चयनित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको थोड़ा सा मतलब यहीं पे आकर के ये चीज समझ में आती है कि 5-10% आपका लक फैक्टर भी होता है कि उस टाइम ऑन द स्पॉट आपका दिमाग कितना काम कर गया, कितना आपने क्वेश्चन को करीब से समझ लिया और अपने करेक्ट आंसर्स निकाल लिए। क्या बुक लिस्ट अगर आप थोड़ा शेयर कर पाए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को कैसे आप मेंटेन करते थे? सभी, क्योंकि मैं एक संस्था, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि पहले मैंने जिस कोचिंग को ज्वाइन किया था उसके थ्रू मैं पढ़ता था, लेकिन साथ ही क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए ज्वाइन किया था, तो फिर उसके बाद मुझे पीसीएस में आना था, कि बेस तो बन चुका था मेरा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे मॉक्स, बता रहा हूँ ना कि अगर जो भी मॉक्स रहे हैं आप उसको सीरियसली लगा लें, कोई भी कोचिंग प्रोवाइड कर सकती है आपको। मेंस के दौरान मैंने स्टडी आईक्यू का लगाया था, तो उससे भी हेल्प मिली, और सुमित सर की हिस्ट्री क्लास में पढ़ता था, जिसमें मैं उनको आंसर राइटिंग लाइव लिख के देता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनका तुरंत रिस्पांस था, चेक करके देते भी। हाँ, वो देते थे और बातचीत करते थे मुझसे, वो तो उनसे मेरा पर्सनल बॉन्ड रहा है, तो बढ़िया रहा। अच्छा, और करंट अफेयर कैसे करते थे आप? करंट अफेयर के साथ पूरे एग्जामिनेशन को कैसे होलिस्टिक तरीके से क्लियर किया जा सकता है? क्योंकि हमारे खास तौर पर चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो, बच्चा करंट अफेयर को लेकर के बहुत परेशान रहता है, तो कैसे आप टैकल करते थे इसको? अगर मैं करंट सिनेरियो के बारे में बताऊं, जब से मेरा रिजल्ट आया है तब से मैं न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन इसके पहले मैं बराबर जो है न्यूज़पेपर रीडर हूँ। मैं इंग्लिश माध्यम का हूँ, तो जैसा सब में विख्यात है कि हिंदू पढ़ना चाहिए आपको, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए, तो उस चीज को मैं पढ़ता था। मैं रेगुलर करंट अफेयर उसी से कवर करता था। लास्ट में पत्रिकाएं, आप कोई भी एक अच्छी जो आपको लगती हो तो आप उसको चूज करके आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़ने से क्या होता है कि आप बराबर चीजों से अपडेट रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, मेंस के लिए पढ़ा है, तो आप रिलेट कर पाते हैं इस सिचुएशंस को, क्योंकि मेंस है क्या, मेंस सिर्फ लिखने की कला नहीं है, मेंस एनरिचमेंट की कला है, वैल्यू एडिशन की कला है। अगर आप एक टेम्पलेट सेट करके आप सोचते हैं कि आंसर लिख देंगे, शायद आपके लिए वो रैंक ना ले पाए, आप पेपर कर ले जाएंगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। शायद किसी लास्ट के रैंक पे सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन फाइनल जो आपकी सोच है कि 100 के अंदर आना है, तो वो संभव नहीं हो पाए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग के पेपर में एथिक्स है, तो एथिक्स को, पेपर को हम लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, क्या ही है, महात्मा को पढ़ना है, बुद्ध जी को पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, आंसर लाना नहीं है। उससे मुझे बड़ी मतलब हेल्पफुल रहा मेरे लिए वो। जैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा एथिक्स पे था, अच्छा, मेरे वैल्यू सिस्टम पे था, तो उस चीज का बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप एथिक्स अच्छा पढ़ लेते हैं तो आप शायद प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करें, क्योंकि आप एक रेजिलियंस आ जाता है आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ जाता है, शायद आप ओरिजिनल होते हैं, आप इन्फ्लुएंस नहीं होते बाहर की चीजों से। तो बहुत जरूरी है कि आप एथिक्स को अच्छे से समझें, पढ़ें। कैसे किया आपने? एथिक्स वाले पेपर में बहुत सारे बच्चों का एक दिक्कत आता है, वो बुक भी बार बार पूछते रहते हैं, फिर कहते हैं कि सर बुक तो मैंने ले लिया आपके कहने पे, लेकिन मुझे वो भाषा ही नहीं समझ में आ रही है। तो कैसे आपने इसको कैसे टैकल किया? एथिक्स को मैं एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। एथिक्स को मैं अगर कहूँ तो मैं जीता हूँ, क्योंकि अगर आप एथिकल नहीं रहेंगे तो
तो शायद आप जिस मोटिव के साथ इस सर्विस में आना चाहते हैं वो आप वो पूरी तरह से डाइल्यूट कर देंगे। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपका एथिक्स अच्छा होना चाहिए। एथिक्स है क्या, हम अपनी फैमिली में कैसे वैल्यू को ऐड करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में कैसे वैल्यू को ऐड करते हैं। तो इस चीज को बराबर समझते हुए, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर्स ने अपनी थ्योरीज दी हैं, तो रात दिन एक करके उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, तो उस चीज को समझना पड़ेगा कि उसका पीछे उनका बैक थॉट क्या था। उनके अनुभव से हम क्या सीख पा रहे हैं, सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, देख रहे हैं। जब हमारे ऊपर बीतती है तो हमको लगता है कि ये कितना अनप्रोफेशनल सा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको अपने ऊपर भी झांकना होगा, उससे आप समझ पाएंगे कि आप भी कितने पानी में हैं, है ना। इस चीज को देख के करेंगे तो शायद आपको इथिक्स में बड़ा मजा आएगा इन कंपैरिजन जो आपके जीएस के पेपर्स हैं। तो इस चीज को देखें। शायद विवेक जी खुद से ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही कैमरा स्टार्ट होने वाला था तो इन्होंने रोक करके बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त भी हो, और इस नाते मैं चाहता हूँ कि ये जो इंटरव्यू हो वो बिल्कुल ऐसा जेनरिक टाइप का ना हो, कि वास्तविक हो, विद्यार्थी तक वही बात पहुंचे जो मैंने जिया है, जो मैंने किया हुआ है। एक बात आपसे मैंने पूछा कि बहुत टाइम लग गया विवेक, 10-12 साल लग गए, इतने टाइम तक तैयारी करते रहे तो बड़ा संघर्ष हुआ होगा, तो आपने एक बात बोली थी, मैं चाहता हूँ कि वो स्पष्ट बताइए बिल्कुल वैसे ही कि इतना टाइम लग गया तो कितना संघर्ष किया होगा आपने। बहुत कई बार तो कॉन्फिडेंस लूज हुआ होगा कि छोड़ देते हैं यार, कुछ और करते हैं, कैसे मेंटेन किया आपने? सही कह रहे हैं आप। पीएससी के बाद तैयारी करने का सोच लिया, ना आगे का सोचा ना पीछे का सोचा, ना अपना बैकग्राउंड देखा ना अपना फ्यूचर समझा। मुझे लगा कि एक भेड़ चाल की तरह मैंने ज्वाइन तो कर लिया, तो उस समय होता है क्रेज क्या करना है, क्योंकि मैं बीएससी था तो मेरे पास कुछ और नहीं था, तो तैयारी करने का सोच लिया, किया मैंने तैयारी। लेकिन 2 साल तो लग गए फाउंडेशन बनाने में, उसमें अटेम्प्ट भी दिए, हुए नहीं। फिर मुझे लगा कि मैं करीब करीब पहुंच रहा हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार देते हैं ना तो आपको लगता है कि अरे आप तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है वो बड़ी थकाऊ है ना। आपको हर दिन जीना है और हर दिन लड़ते रहना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। पार्ट एंड पार्सल है ये तैयारी, है ना। जो भी आपके अप्स एंड डाउन आएंगे, आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत आइडलाइज कर सकूं लोगों को, है ना, कि मैं बताऊं कि आप मुझसे ही सीखें। नहीं, आप ओरिजिनल रहें, आप अपने आप को जाने कि आप जो तैयारी करने जा रहे हैं ये आपकी सॉरी गाथा को लिखेगी, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखें। फिर भाई मैं ये कहूंगा ना कि सपोर्ट सिस्टम भी बड़ा जरूरी होता है। आपकी फैमिली कैसी है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं। तो धीरे धीरे आप फिल्टर आउट करते रहते हैं कि आपको चाहिए क्या अपने जीवन से। वही मैं कह रहा हूँ ना, एथिक्स जब आप पढ़ते हैं ना तो इस चीज को आप समझते हैं। आप निष्काम भाव से सारे काम करते हैं, किसी चीज को पाने की अपेक्षा से नहीं करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। अच्छे इंसान तो बन ही जाते हैं इस तैयारी से, बाकी कुछ हो चाहे ना हो। तो हालांकि इस चीज को कहने में बड़ा लोगों को लग सकता है कि आज हो गया तो ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन सच में ये है कि कुछ वैल्यू सिस्टम होते हैं जो आपको जीवित रखते हैं हमेशा। आप सर उठा के बोल सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, और कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता। इसमें एक लाइन और है, जैसे ये तो बहुत सिद्ध है कि भाई जब आपके पास रोजगार नहीं था तो आपको ये बात लग सकती है कि अच्छी ना लगे, कुछ व्यूअर्स को लग सकती है, क्योंकि अभी शायद रोजगार के उस तबके तक नहीं पहुंचे हैं, उनकी कुछ आर्थिक जरूरतें हैं जिसको शायद नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये बात केवल बात है। लेकिन वास्तविक रूप में जब आप एक रोजगार को प्राप्त कर लेंगे तो आपको लगेगा कि रोजगार केवल आपके शायद आपके कपड़े अच्छे कर दे रही है, आपके थाली में भोजन का स्वाद थोड़ा सा बढ़ा दे रही है, शायद दोनों टाइम सब्जी और दाल दोनों साथ में खा पाएंगे आप, शायद आप थोड़ी सी गाड़ी भी अच्छी ले लेंगे, थोड़ा मकान भी बना लेंगे एक अच्छे स्तर का। लेकिन फिर वो मनुष्य कहाँ से आएगा जो उस मकान में रहने वाला व्यक्ति व्यक्ति ही रहे, उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति व्यक्ति ही रहे, इस कपड़े के अंदर एक व्यक्ति ही जी रहा हो, कोई ज़ॉम्बी ना हो। ये बात जो आपने बोली है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति तक जानी चाहिए थी, बहुत जरूरी है। और इसको व्यक्ति उसी तरह से ले जैसे विवेक सर ने बताया है आपको, ये बहुत जरूरी बात है ना। कुछ और चीजें जो तैयारी में आपने अलग से यूज किया, और लाइक जैसे टाइम टेबल बनाना और पूरे दिन को के रूटीन को मेंटेन करना, ये सब चीजें थोड़ा सा आप बताइए व्यूअर्स को जो नए बच्चे हैं। शेड्यूल तो अच्छा होता है, सभी हर कोई जब बनाता है तो बहुत अच्छा बनाता है। उसमें पढ़ने के अलावा शायद मुझे लगता है सिर्फ खाना ही होता है, इसके अलावा और वो कुछ करता नहीं है। लेकिन कितना प्रैक्टिकल है ये, कितना प्रैग्मेटिक होके सोच रहे हैं आप, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा वैसा रखिए कि आप अपने फिजिकल वेलनेस पे काम करें, आप अपने मेंटल वेलनेस पे काम करें, तब शायद आप इस तैयारी को अच्छे से कर सकें। क्योंकि हर दिन आपको लड़ना है 6-7 घंटे 8 घंटे आपको, तो वही मोनोटोनस लाइफ। तो कभी कभी आदमी अपने आप को डिटैच कर जाता है सोसाइटी से भी, एक आध बार सफल होने के बाद फिर वही सिलेबस वही चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि रोज की लड़ाई है, लड़ना तो है, तो फिर अपने आप को प्रिपेयर रखें मेंटली फिजिकली, अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें,
है ना। आप क्या क्या करते थे? अच्छा खाना, अच्छी नींद के अलावा और क्या क्या करते थे इसको मेंटेन करने के लिए? मैं खाना बनाता हूँ, एक टाइम का खाना मैं बनाता था, तो उससे क्या रहता था कि मेरा एंटरटेनमेंट होता रहता था। खाना बनाते हुए म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा डांस कर लिया, या लोगों से बात कर ली, तो चीजें अच्छी थी। और उसके साथ ही पहले मैं लेट नाइट पर्सन था, फिर उससे क्या होता मेरी इफिशियंसी डाउन हो रही थी दिन में पढ़ने के वक्त। तो मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त मिले जिनके साथ मैंने रख के अपने मॉर्निंग की दिनचर्या को शुरू किया। तो उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला, पढ़ाई करने में भी अच्छा रहा और अपनी चीजों को मैं अच्छे से निभा पाया उसमें। तो कुछ अलग नहीं करता है आदमी, है ना। हर किसी को अपने बारे में पता है, अपनी सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता है। आज नहीं तो कल उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें वो ज्यादा जरूरी है। अपने आप को जाने, फिर इस परीक्षा को जान पाएंगे। इस परीक्षा को जाने बहुत जरूरी था। बहुत अच्छी बात कही आपको विवेक जी ने। देखिए, आप इस बात को समझिए कि इस तैयारी में उतरने के लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा कि मेरी योग्यताएं क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। उसके बाद फिर आप इस सिलेबस से जूझते हैं। इस सिलेबस से जूझते जूझते अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल लग जाते हैं। उस बीच में बच्चा एग्जाम देता है, लेकिन अमूमन शायद ही कोई सफल हुआ होगा कोइंसिडेंटली, अदरवाइज सफलता नहीं मिलती है। लेकिन उस असफलता से जो व्यक्ति सीखते हुए आगे बढ़ जाता है, 2-3 अटेम्प्ट्स में उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपने एक बात कही थी कि 7-8 साल लगे, तो मैं इसको संघर्ष नहीं मानता। बिल्कुल। आते ही हमारी बात हुई तो आपने बोला कि 7-8 साल लगे तो ये संघर्ष नहीं है, दरअसल ये प्रोसेस है। थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि वो इस बात को प्रोसेस मानते नहीं है। वो मानते हैं कि बहुत बड़ा संघर्ष हो गया, 7-8 साल मतलब लगता है कि पूरी जिंदगी मैंने निकाल दी इस तैयारी में। अगर इस चीज को अगर हम संघर्ष मानते हैं तो इसको हम तब देखते हैं कि यार मैं कितना पीछे हूँ। हम अपने पीयर्स को देखते हैं वो कितना आगे निकल चुके हैं। शायद वो उनकी तैयारी नहीं करने का मन था तो वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी अवेयर हो गए आपसे। हो सकता है आपकी उतनी कैचिंग कैपेसिटी ना हो, आप जो चीज पढ़ते हैं उसको रिटेन करने में समय लगता हो। तो हर चीज की प्रोबेबिलिटी तो है, तो इस चीज को आप अच्छे से जांच परख लें, उसके अनुसार ही अपने आप को कंपेयर करें। अगर उसमें भी कमी नजर आ रही है तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, तो आप उसको कर लें तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो कंपेयर ना करें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, बस इस पे काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुझे लगता है कि मेरे पूरे अभी तक के जीवन काल में शिक्षक होने के नाते जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की होगी, क्योंकि वो केवल एक स्टूडेंट होते हैं, मैं उनको क्लासरूम तक ही जानता हूँ और उतना ही जानता हूँ जितना एक 3 घंटे की क्लास में उनको जाना जा सकता है। हो सकता है कि वो विद्यार्थी मेरे विषय में बहुत अच्छा हो तो मैं उसको बहुत अच्छा मान लेता हूँ, हो सकता है कि मेरे विषय में कमजोर हो तो मैं उसको कमजोर मान लेता हूँ। लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिनको मैं हर तरह से जानता हूं, और इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि जानने के साथ साथ मैंने उन व्यक्ति की मेहनत भी देखा है कि मतलब बचपन से जुझारू रहे हैं। विवेक गुप्ता, मतलब मुझे लगता है कि क्लासरूम में ना मैं ना आप, हम दोनों लोग कभी बहुत ब्रिलियंट तो नहीं रहे थे कि मतलब एकदम ब्रिलियंट रहे हैं, कभी कॉलेज टॉप कर लिया हो, बोर्ड में टॉप मार दिया हो, एक एवरेज स्टूडेंट रहे हम लोग, है ना। मैं थोड़ा एवरेज ज्यादा था, ये थोड़ा एवरेज से अच्छे माने जा सकते हैं। ऐसा मतलब तो ऐसा ही रहा है। और फिर भी मतलब इनका भी जुझारूपन है कुल मिलाकर के, जो मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जुझारूपन और लगातार लगे रहना, कॉन्टिन्यूअस रहना इनकी सफलता का मूलदेह है। हमारे व्यूअर्स को क्या लास्ट में आप कहना चाहेंगे कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे किस थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? मैं व्यूअर्स को बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि विवेक पांडे सर हैं कौन। विवेक पांडे सर की राइटिंग इतनी अच्छी है, हम लोग इंस्पायर होते थे कि ऐसी राइटिंग बनानी है, ऐसा लिखना आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस चीज को लेके था, और उसके बाद इन्होंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी है, ये आज मैं इधर बैठा हूं तो शायद इनकी स्टोरी आपको ना पता लगे, लेकिन आपको पता लगेगा जब इनके बारे में आप पर्सनली जानेंगे कि इन्होंने कैसे ग्रो किया है खुद को, अपने आप को। तो बड़ा अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को, है ना। सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, अपने दुखों से उभर के आपने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा लगता है जब ये देखते हैं हम लोग, तो लगता है कि हाँ विवेक ने, हम लोग तो काफी अच्छे थे, उन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी को शुरू किया और कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और बहुत ऊंचे मुकाम तक जाएंगे आप, ये हमको पूरा विश्वास है। दूसरा मैं ये कहूंगा जो व्यूअर्स के लिए है, तो विश्वास रखें, आज नहीं तो कल होगा, और जो होगा अच्छा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अपने आप पे फोकस बनाए रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, जो हैं उनके साथ खूब एंजॉय कर लें, है ना। कभी कभी आपको लगता है कि हम पार्टी नहीं अटेंड करेंगे, नहीं तो लोग हमसे पूछ लेंगे क्या तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं,
भगते हैं, लेकिन शायद आपको वहीं से मोटिवेशन मिल जाए कि अगली बार मिलूंगा तो बताऊंगा कि आप तो अभी पार्टी कर रहे हैं लेकिन अब मैं ये बन गया हूँ, तो आपका ओहदा अच्छा हो जाएगा, तो मजा आएगा। ठीक है, किसी को जलाने के लिए ना करें, है ना, अपनी पढ़ाई अपने लिए करें। ये जीना चाहिए कि अभी तो मैं स्कूटी से आया हूँ, सामान्य पैदल चल के आया हूँ, ओला बुक करके आया हूँ, लेकिन कल मैं अपनी गाड़ी से आऊंगा, उसमें से 2 अधिकारी निकलेंगे और उसमें से मैं एक भी रहूंगा। और जीना चाहिए इसको। सोसाइटी में अपने आप को बहुत वैसा ना समझें, आप एक स्टूडेंट हैं और हमेशा रहेंगे, और उसी तरह से रहें, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपसे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और क्या, आपको समझना पड़ेगा ना कि आप जहाँ पे हैं इस चीज को उसी तरह से लें जैसा जैसे आप लैडर को चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ी है, दूसरी चढ़ेंगे, तीसरी चढ़ेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। आप सोच रहे हैं पहले माले पे चढ़ने के बाद मैं तो ऊपर आ गया, लेकिन अभी दूसरा माला भी है, तो आपके ऊपर है। सही बात है, बहुत शानदार सेशन रहा है ये। अब मैं आपकी तरफ से और स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से मैं विवेक जी का मुंह मीठा कराते हुए जो है इस सेशन को आगे लेके चलना चाहूंगा। आप एक समय आएगा जब आप लोग भी आएंगे, और अभी तो मेरे मित्र हैं साथ में, तो मैं इनको एक नहीं 2-2 मिठाइयों से इनका मुंह मीठा करना चाहूंगा। विवेक जी प्लीज, ये जो है स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से भी एक छोटा सा जो है मुंह मीठा करने के लिए थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा ये उपहार जो आपके लिए है, ये मेरे लिए काफी अच्छा रहा कि अपने मित्र से मैं इस चीज को पा रहा हूँ। और ये एक गुलदस्ता है, तो ये विवेक जी के लिए था और बहुत शानदार सेशन था, और मैंने बहुत एंजॉय किया इस सेशन में, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है कि आप भी इस सेशन से काफी कुछ सीख के जाएंगे, और अगर कुछ सही कसर बची रह जाएगी तो विवेक जी को तो हम दोबारा भी पकड़ लेंगे। आप जब बुलाएंगे तब विवेक जी आपके बीच में रहेंगे और आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के राम राम, दुआ सलाम। थैंक यू सो मच।